तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? फॉर्मल चार्ज किया था, है? बहुत अच्छी। फॉर्मल चार्ज किया, तो आज हम क्या करेंगे? बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भाई, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना एक्स वाई, इनकी जो ये जो बॉन्ड है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। क्या होगी? इसकी लंबाई होगी कि नहीं? अरे बॉन्ड लेंथ होगी ना, और बॉन्ड ये ताकत होगी कि नहीं? इसमें होगी ना बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ है तो बॉन्ड तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी लगेगी ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हाँ या ना बोलो? तो क्या बोलेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, है ना, जो आपको अच्छे से पता है। अरे सही में पता था, वो बताया ना आपको। ठीक है, सो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और बॉन्ड एंगल भी होगा, है ना, बॉन्ड के बीच में एंगल भी हो सकता है ना। एंगल बना दोगे ना तो है ना। और क्या कैरेक्टरिस्टिक है? बॉन्ड ऑर्डर भी हो सकता है उसका, है ना, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये सब। सो बॉन्ड लेंथ, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी तो उसकी ताकत क्या होगी? कम होगी ना ताकत। सो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। हाँ ना बोलो? बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड की ताकत क्या होती है? कम। और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होती तो बॉन्ड है। अरे नहीं, पागल हो गई ना हम लोग ऐसे। परेशान देखो, बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड की ताकत कम होगी, और बॉन्ड की ताकत कम होगी तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या होगी? कम। सो बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? एक तरह से बिहेव करते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना रहा हो, है ना, पर मॉलिक्यूल कितना। जैसे बॉन्ड ऑर्डर 3 है मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड, 1 है तो सिंगल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर। तो बताओ बॉन्ड लेंथ का इससे रिलेशन समझ में आया क्या? अब सुनो, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड जो है काफी स्ट्रांग होता है। क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, सबसे ज्यादा ताकतवर कौन? बोलो? ट्रिपल बॉन्ड, फिर पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, पार्शियल ट्रिपल भी होता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड, और फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर पार्शियल सिंगल। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी? इसकी। सो बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 3, फिर इसका कितना हुआ? 2, इसका कितना हुआ? 1। तो देखो कम हो रहा है ना बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है तो बॉन्ड ऑर्डर भी इधर से कम हो रहा है, आया ना। और बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी ना, बॉन्ड लेंथ किसकी कम हो? ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम। अब उल्टा, हाँ, तो ये देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी? पार्शियली सिंगल। ठीक है, पार्शियल सिंगल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा। क्यों? वो अभी एनर्जी सबसे कम है। हाँ, तो ये समझ में आ गया रिलेशन। अगर बोले बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड एंथैल्पी, तीनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम, है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इन तीनों का ऑर्डर सेम, और बॉन्ड लेंथ उसका ऑपोजिट। ठीक है, क्योंकि उधर भी सेम है उधर। ठीक है। सो और बॉन्ड एंगल क्या चीज है? बॉन्ड एंगल मतलब ऑब्वियसली कोई बॉन्ड बन रहा है एक्स वाई जेड में, तो ये जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे है वो कितनी है वो बता रहा है ना। इनकी डेफिनेशन एनसीईआरटी में मिल जाएगी तुमको, तो डेफिनेशन तो तुम खुद से कर सकते हो। मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ। बॉन्ड लेंथ को डिफाइन किया गया है डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम। देखो एक एटम है, इसका न्यूक्लियस ऐसे है ना, तो इनके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है? बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स। हाँ ये देखो x और y है ना, दोनों का न्यूक्लियस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज द बॉन्ड लेंथ, है ना। तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया? बॉन्ड लेंथ हो गई। और बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स एंड डिक्रीजेस विद, ऑब्वियसली अगर साइज बढ़ेगा एटम का, मान लो और बढ़ा लिया
तो इसका और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, है कि नहीं? हाँ, इसकी लंबाई और ज्यादा हो जाएगी, तो साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी। बढ़ेगी, ठीक है। एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन बॉन्डेड एटम, और ज्यादा, वही मैंने बताया, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है जब साइज बढ़ेगा एटम्स का, और क्या बताओ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखो बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है कि नहीं? यहाँ 3 बॉन्ड्स है ना, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम, तो जितने बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं उतनी बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, ठीक है, क्लियर हो गया। बॉन्ड एंगल क्या होता है? इट इज द bonds form an angle with each other which is known as bond angle, obviously इसमें क्या in general as increases the size of central atom decreases the bond angle, ठीक है। size of central atom बढ़ेगा तो bond angle क्या होगा? कम। size of central atom है ना, increases then bond angle decreases। अरे ये देखो, अगर ये बहुत बड़ा एटम है और यहाँ छोटे छोटे एटम लगे है ना, और एक एक छोटा एटम है, तो यहाँ बड़े एटम्स लग सकते हैं कि नहीं, है ना, तो यहाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा हुआ, और बड़ा एटम है तो बहुत बड़े एटम यहाँ नहीं लग सकते, तो उसको, ठीक है ना, बॉन्ड एंगल यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगी? कम, ठीक है। तो ये चीज जनरली ऐसे बोल देते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? लोन पेयर रिपल्शन, है ना, आगे पढ़ेंगे ये सब, ठीक है। लोन पेयर रिपल्शन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, लोन पेयर रिपल्शंस अफेक्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, उससे बॉन्ड एंगल अफेक्ट होता है, और मेन यही दोनों है। एंड इट इज डिटरमाइंड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। इसकी प्रिडिक्शन कैसे करते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से बॉन्ड एंगल्स निकाले जाते हैं मॉलिक्यूल में, ठीक है ना, क्लियर? बोलो। अरे हाय ना, अभी देखेंगे इनको और डिटेल में, बॉन्ड एंगल को देखेंगे जब वेस्पर थ्योरी करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर मैंने बता ही दिया है ना, जैसे अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3, है ना, नहीं समझ में आया? तो बॉन्ड ऑर्डर का एक फार्मूला दिया गया, क्या बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला लिख रहा हूं, हाफ NB माइनस Na, है ना, हाफ NB माइनस Na, बताएंगे ना अभी। NB होता है, आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, NB इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और A क्या है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग कंडीशन, है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो NB और Na समझा दिया गया है, अभी इसको डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा जब तक तुम्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ना बताई जाए। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है बताओ? बॉन्ड एनर्जी क्या चीज होती है? एक मोल किसी सब्सटेंस को, मान लो XY के बीच एक मोल बॉन्ड है ना, या XX है ना, ऐसे बना हुआ है, इसके एक मोल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी ली गई उसको क्या बोलेंगे? हाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? इसके एक मोल को तोड़ने के लिए इनटू इट्स कांस्टेंट एटम्स, और उल्टा बोल सकते हैं कि जब ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी क्या होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जब बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी ना तोड़ने के लिए, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्लियर है ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, वही हो गया। तो यही सारी चीजें हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बॉन्ड एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंथैल्पी। अच्छा ये बताओ, बॉन्ड एंथैल्पी किस मेथड से डिटरमाइन की गई? थर्मल और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। क्या बोलेंगे? It is determined by bond dissociation enthalpy is determined by thermal or spectroscopic methods. जैसे बॉन्ड एंगल किस मेथड से निकालेगी बताओ? बॉन्ड एंगल किस मेथड से निकालेगी? एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड ना, सो रहे हो क्या? एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से निकालेगा ये, और ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी
एंथैल्पी और स्पीशीज की थर्मल या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से निकाली जाएगी, याद रखना आपको हर बार। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। बॉन्ड एंथैल्पी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? कई फैक्टर्स हो सकते हैं। एटॉमिक साइज हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर अच्छे से ओवरलैप नहीं हुए तो क्या होगा? जल्दी टूट जाएगा बॉन्ड, तो बॉन्ड एनर्जी कम लगेगी ना। और बॉन्ड ऑर्डर के भी प्रोपोर्शनल होता है, हमने बताया। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, समझ रहे हो? ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। ट्रिपल बेस क्या हुआ? आप क्यों हंस रहे हो? आपको बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बात है? खुश हो आप? खुश हो? आज आप सारी बात आप ही अरे शार्पनेस ही नहीं। आज भी वही घड़ी खैर वापस आते हैं अरे आगे देख लिया। अच्छा क्या हुआ? कौन खुश है? निखिल खुश है? दोनों खुश हैं? भाई तो पता नहीं, तुम बताओ क्या लग रहा है अभी एनालिसिस? हाँ? अब लिखो, यहाँ तक समझ में आ गया? अब फजान रूल, फजान रूल ये क्या कहता है कि आयनिक बॉन्ड कैन एक्वायर कोवेलेंट कैरेक्टर, कैन एक्वायर कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी कि आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड ऐसा बिहेव कर सकता है ना? पढ़ाया था मैंने? नहीं। आयनिक बॉन्ड कैन एक्वायर कोवेलेंट कैरेक्टर इफ, दो कंडीशंस है। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन बहुत ज्यादा हो, पोलराइजिंग पावर is high, and second, polarizability of an ion is very high. Polarizability of an ion is high, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता था भाई? पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट जैसा बिहेव करने लगता है। किन कंडीशंस में कोवेलेंट बिहेव करेगा? जब पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा हो? किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो, मतलब इन्फ्लुएंस करने की ताकत ज्यादा, और नेगेटिव आयन की इन्फ्लुएंस होने की टेंडेंसी ज्यादा हो। मतलब दो, ये इन्फ्लुएंस करने में ताकतवर हो और ये इन्फ्लुएंस होने में ताकतवर हो, मतलब केपेबल हो। तभी तो दोनों कोवेलेंट कैरेक्टर एक्वायर कर रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर तभी तो एक्वायर कर रहा है। तो आयनिक बॉन्ड कैन एक्वायर कोवेलेंट कैरेक्टर इफ टू कंडीशंस आर मेट, ठीक है। अब पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करता है? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन मतलब साइज ऑफ कैटायन पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो छोटू सा कैटायन, साइज ऑफ कैटायन छोटा होना चाहिए और चार्ज ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए? ज्यादा, समझ रहे हो?
तो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होनी चाहिए। बेसिकली इन शॉर्ट हम बोले पोलराइजिंग पावर कब ज्यादा होगी कैटायन की, जब उस पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज डेंसिटी ऑन कैटायन इज वेरी हाई। चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, साइज का, चार्ज अपॉन साइज का रेशियो ना। चार्ज डेंसिटी मतलब क्या हुआ, चार्ज अपॉन साइज। तो चार्ज अगर ज्यादा हुआ और साइज क्या हो कम, तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा ना। अरे भाई ना, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पर यूनिट साइज। तो चार्ज ज्यादा होगा तभी होगा ऐसा। और पोलराइजेबिलिटी मतलब पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन शुड बी हाई, है ना। मतलब एनायन की क्या इन्फ्लुएंस होने की शक्ति, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइज होने की जो क्षमता है वो ज्यादा होगी, कम ही ज्यादा होगी। बताओ साइज ऑफ एनायन जब क्या हो, ज्यादा हो, और चार्ज ऑन एनायन क्या हो, वो भी ज्यादा हो, ज्यादा हो ना, है ना। तो यहाँ दोनों ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, ये छोटू सा कैटायन है और ये बड़ा सा एनायन है, ठीक है। तो क्या होगा, पोलराइजिंग पावर इस छोटे वाले की क्या बोलेंगे, ज्यादा है ना। या इस पे चार्ज ज्यादा हो या साइज कम हो, क्यों बताओ, डेंसिटी बढ़ गई ना। छोटे से स्पेस में ज्यादा चार्ज होगा तो डेंस ज्यादा होगा, चार्ज की, चार्ज ज्यादा डेंस है ना, चार्ज ज्यादा, हाँ, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ गई। और नेगेटिव में क्या हो रहा है, चार्ज डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं, हम चाहते हैं कि इसका चार्ज जो है फैला रहे। तो चार्ज डिस्पर्जन क्या होगा, देखो जैसे ही इसके पास आएगा, ये देखो इसके फील्ड को डिस्टॉर्ट करेगा। ये कैटायन जैसे इसके पास गया, इसकी फील्ड को क्या करेगा, डिस्टॉर्ट। और ऐसा नहीं लग रहा शेयरिंग करने के लिए अब इसको बोल रहा है, फोर्स कर रहा है। शेयरिंग मतलब इलेक्ट्रॉन इसके जो है फील्ड को डिस्टॉर्ट किया ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो ये देखो, ये इसको डिस्टॉर्शन हुआ, फील्ड डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्ट किया ना उसने। और डिस्टॉर्शन के कारण क्या हुआ बताओ, इट इज एज इफ आयनिक बॉन्ड था। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, प्लस माइनस अलग अलग थे। इसने बोला नहीं, थोड़ा सा इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैं शेयर करना चाहता, ऐसा नहीं है शेयर करने के लिए बुला रहा है, लग रहा है ना भाई। तो ये इसकी फील्ड को डिस्टॉर्ट किया ना, स्फेरिकल फील्ड को, स्फेरिकल फील्ड को क्या कर दिया, डिस्टॉर्ट। तो यहाँ फील्ड डिस्टॉर्शन हुआ। फील्ड डिस्टॉर्शन से ऐसा लग रहा है इसमें क्या आ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर। अरे शेयरिंग की टेंडेंसी बढ़ा दी ना। यहाँ जो भी एटम होगा, एक्स होगा या वाई, बोल रहा है कि मेरे साथ शेयर करो इलेक्ट्रॉन। अपनी फील्ड को डिस्टॉर्ट, इसकी फील्ड को डिस्टॉर्ट इसने कर दिया। कब किया, जब ये दो कंडीशंस में से कोई भी मीट हो गई, या दोनों मीट हो गई या कोई भी मीट हो गई, तो ये क्या हो गया, ऐसा होने लगा। तो फजानुल यही कहता है कि भाई पहले ऐसे थे, जैसे पास लाओगे, जैसे आयनिक बॉन्ड जब कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे एक्वायर करेगा, जब इसका साइज चार्ज डेंसिटी ज्यादा और इसकी ऐसे बोलो, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो, इसकी और पोलराइजेबिलिटी इसकी ज्यादा हो, दोनों की चीज ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो होगा कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है ना। तो बस यही है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब बताओ which has a covalent more covalent character, आपसे पूछेंगे which has more covalent Li दे दिया, Br दे दिया, LiCl दे दिया, LiF, बताओ किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, बताओ करो, which has more covalent character। क्या भाई क्या कर रहे हो, मंगूज बन गए इधर ऐसे देख, जूम नहीं कर तो बैठा हुआ है, डिवाइस पे बैठा, किसके सपने देख रहे हो तुम, आप सही हो गए, बताओ हाँ? क्या बोल रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा, बताओ, नीति बताएगी। यस नीति कमाल, आयोडाइड वाले में, क्यों, क्योंकि सब में Li प्लस तो सब में कॉमन है, यानी कि कैटायन कॉमन है सब में, लिथियम में आयन है। तो बताओ सबसे बड़ा आयन कौन होता है, I माइनस। तो I माइनस सबसे बड़ा है, फिर Br माइनस है, फिर Cl माइनस, फिर साइज में, है ना, क्योंकि चार्ज भी सब पे सेम ही है। तो अब एक ही फैक्टर हम कौन सा देख सकते हैं, साइज ऑफ एनायन देख सकते हैं ना यहाँ पे, और कोई ऑप्शन ही नहीं अपने पास। तो साइज ऑफ एनायन सबसे ज्यादा किसमें, इसमें। तो Li will be more covalent character than this, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इस बॉन्ड में आ जाएगा, ठीक है। So this is ionic, more ionic, this is more covalent।
आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर घटता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना? हाँ। बस फिर क्या है, आपको फिर कर ही सकते हैं। ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर, क्या क्या बोलेंगे? आयनिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो फजान रूल भी ओवर हो गया और अब देखते हैं, बोलो क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो कोवेलेंट बॉन्ड की 3 मेन थ्योरीज है, 4 मेन थ्योरीज है ना? क्या कोवेलेंट बॉन्ड की कितनी मेन थ्योरीज है? एक तो लुईस लैंगम्यूर थ्योरी थी, है ना, जो पहले देखी थी, लुईस कॉजल जिसको बोल रहे थे, या लुईस लैंगम्यूर थ्योरी। फिर दूसरा क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तीसरा क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी। और चौथा क्या है? चौथा क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये 4 थ्योरी तो अपने को करनी है, ठीक है ना? तो हरी डाल लो पहले, करो मत, देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, इसको हम बोलेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी शॉर्ट में वीबीटी फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स। फॉर हाँ, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड की भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की होती है, वो हमें नहीं पढ़नी अभी, वो 12th में है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो अपने को कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है। ये थ्योरी क्या कहती है कि अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ two half-filled orbitals, two half-filled atomic orbitals, two half-filled atomic orbitals having electrons with opposite spin, having electrons with क्या opposite spin. A covalent bond is formed by overlapping of two half-filled atomic orbitals having electrons with opposite spin. जैसे ये एक आया, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, एक लेके आया, बन गया ना बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बना ना। एक आया भाई ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, और ये ओवरलैप कर गया दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से, और ये दोनों क्या है? हाफ फिल्ड। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लाया, ये अपना इलेक्ट्रॉन, तो कोवेलेंट बॉन्ड बना कि नहीं? तो यही कह रही है थ्योरी। और इस थ्योरी के हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड की क्लासिफिकेशन की गई। कोवेलेंट बॉन्ड इस थ्योरी को कैसे क्लासिफाई करता है? सिग्मा और पाई में, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब यहाँ डिटेल में देखेंगे थोड़ा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को हम डिटेल में देखेंगे। इट इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैप, फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैप या हेड टू हेड ओवरलैप, ठीक है, मतलब एंड टू एंड ओवरलैप भी बोलते हैं, एंड टू एंड ओवरलैप भी बोलते हैं। ऑफ व्हाट? along internuclear axis, along internuclear axis। क्लियर हो गया? अरे दो एटम है, ये देखो, ये न्यूक्लियस इसका और ये इसका न्यूक्लियस है ना, तो इनके ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना, ये इसी के अलावा तो हो रहा है ना हेड टू हेड ओवरलैप। तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया कि नहीं यहाँ पे? ठीक है, तो दे कैन बी फॉर्म इन द फॉलोइंग वेज। कौन कौन से वे में सिग्मा बॉन्ड बन सकता है? और पाई कैसे बनता है? फॉर्म बाय क्या? साइडवाइज और लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ, साइडवाइज और लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ बिटवीन, ओवरलैपिंग बिटवीन p atomic orbitals, p atomic orbitals। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है, यानी कि चलो देखते हैं आगे। अब देखो सिग्मा बॉन्ड को मैं समझाने आ रहा हूँ। सिग्मा बॉन्ड की कौन कौन सी कंडीशन है, कब बनेगा? जब s और s ऑर्बिटल ओवरलैप करे, है ना? s पता है ना आपको क्या होता था? बताओ, आदमी बताओ s ऑर्बिटल का शेप।
स्फेरिकल होता था ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्या ऐसे का देख रहे हो? और p ऑर्बिटल का शेप बताओ, ऐसे डंबल, हाँ गुड, वेरी गुड। ss और कौन सा ओवरलैप, sp और तीसरा क्या है, pp ओवरलैप। तो तीन ओवरलैप से क्या बन सकता है बताओ, तीन टाइप के, हाँ क्या, सिग्मा बॉन्ड, क्लियर हो गया। और भी तरीके हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के, बट वो इस थ्योरी के हिसाब से नहीं है, हाइब्रिडेशन से पता चलता है उससे, ठीक है, क्लियर हुआ। देखो s, एक s और दूसरा s, ये s s ओवरलैप हुआ कि नहीं, तो ये क्या सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि नहीं, बनेगा। बताओ ये s है और ये p है, क्या सिग्मा बॉन्ड बनेगा, है ना, ये p ऑर्बिटल है और ये भी p ऑर्बिटल है, क्या सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो अगर ये px है तो दूसरे को भी px ही होना पड़ेगा, याद रखना, तभी सिग्मा बनेगा। तो ये सिग्मा बना रहा है, ये भी सिग्मा बना रहा है और ये भी सिग्मा, क्या ये सिग्मा बनाएगा, नहीं, ठीक है ना भाई, ये तो ये इस तरह से नहीं बनाता है कभी भी, है ना, कोई डोरेमोन है थोड़ी ना, ठीक है, जो भी है तो ठीक है, क्लियर हो गया। सिग्मा बॉन्ड कैसे बना समझ में आ गया, नोबिता को याद करो, ये देखो पीपी ओवरलैप, पीपी ओवरलैप से बनेगा कि नहीं, अरे हाँ, और ये कैसे, इस तरह से ऐसा साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी, तो इसी को बोल रहे हैं साइडवाइज या ओवरलैटरल ओवरलैप से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो ये क्या, कौन सा बॉन्ड हुआ, पाई बॉन्ड, और ये कौन से हुए, सिग्मा, ये भी क्या हुआ सिग्मा, ये भी क्या हुआ सिग्मा, समझ में आया, सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड क्या बोल रहे हैं, फॉर्म्ड बाय साइडवाइज ओवरलैपिंग बिटवीन p एटॉमिक ऑर्बिटल, वही मैंने बताया, ये भी p और p ओवरलैप कर रहा है, बट ये साइडवाइज नहीं है, हेड ऑन है, ये हेड ऑन ओवरलैप है ना p का, और ये क्या है, साइडवाइज ओवरलैप है p का। हेड ऑन से क्या बनता है, p और p सिग्मा, साइडवाइज से क्या बनता है, पाई, क्लियर हो गया। तो ये जैसे pz और ये भी pz है, सेम होने चाहिए तभी बनेगा, साइडवाइज सेम होना चाहिए और इधर भी सेम हो। क्या और कोई तरीके हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के और पाई बॉन्ड बनाने के, हाँ है, ठीक है, लेकिन वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं कह रही है। क्या क्या तरीके एक्स्ट्रा और जान लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और कब कहेंगे, जब sp3, जब आगे पढ़ेंगे अभी हाइब्रिडेशन, तो उसमें हम नए ऑर्बिटल्स देखेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3 और sp2 ओवरलैप करें तो सिग्मा, sp3 ओवरलैप करें तो सिग्मा बनेगा, sp3 sp2 के साथ ओवरलैप करें तो भी सिग्मा, sp3 sp के साथ करें तो भी सिग्मा, इसी तरह sp2 के साथ करें तो भी सिग्मा बॉन्ड, sp के साथ, sp2 sp के साथ करें तो भी सिग्मा, उसी तरह sp के साथ करें तो भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। तो ये सारे केसेस में एक्स्ट्रा केसेस है, और भी केसेस हो सकते हैं, sp3s सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, sp2s सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, sps सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, तो देयर आर मेनी अदर केसेस लाइक दिस। तो ये सिग्मा बॉन्ड के सारे केस बताए मैंने, तो भाई समझ में आया, तो ये और भी केसेस देख लो, ये इस थ्योरी के हिसाब से नहीं है, बट ये भी हो सकते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाने के तरीके, नोट करो, नोट। ठीक है,
सो ये हो गया। और सिग्मा बॉन्ड की एक और बात है कि ये सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होता है। ये क्या होता है? सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा? सिग्मा बॉन्ड का पाई से ज्यादा, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैप कर रहा है ना, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। और साइड से अगर ओवरलैप करेगा तो वीक बनाएगा। ठीक है ना, बताया था। और पाई बॉन्ड इसीलिए ब्रेक्स बिफोर सिग्मा बॉन्ड। पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर पाई बनता है, ब्रेक करते समय पाई ब्रेक्स बिफोर सिग्मा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, क्योंकि सिग्मा स्ट्रॉन्ग है इसलिए पहले पाई ब्रेक करता है रिएक्शंस में। है ना, बताया था। तो फिर से एक बार बता दिया यहाँ पे। तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बता दिया। फिर उसने क्या बोला? ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। ठीक है, अरे हाँ या ना? ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज अलोंग द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। मैंने बताया था ना, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, फिक्स्ड शेप देता है, डेफिनेट शेप। ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बताई चुका हूं, सिग्मा एंड पाई। अब सुनो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर जैसे मुझे एक्सप्लेन करना है। किसका? अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखो स्ट्रक्चर्स में कैसे जा रही है। ये देखो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर देखो, ये हाइड्रोजन एटम है कि नहीं? बोलो अरे हाँ ना, अरे हाँ, एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन एटम है। और एक और हाइड्रोजन एटम है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन एटम जब बॉन्ड बनाता है, आप H2 को कैसे बनाते थे अभी तक? ऐसे बनाते हो ना, ये H2 मॉलिक्यूल, एक H दोनों ने दिया SS ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है? 1s1। और ये क्या है? 1s1। दोनों ओवरलैप कर गए, खुश, टाइप सेट है। लेकिन अब देखो क्या हुआ। इस थ्योरी ने कैसे समझाया हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को? सुनो ध्यान से, और ये क्वेश्चन आएगा बैक ऑफ द क्वेश्चन NCERT में भी है। ठीक है ना? क्लियर है? NCERT में भी है। क्या है ये देखो, अगर सुनो इधर, बॉन्ड क्यों बनता है? बॉन्ड इसलिए बनता है अगर अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स को डोमिनेट करते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट तो बॉन्ड बन जाएगा। भाई जैसे बोलोगे मैं फ्रेंड्स बना रहा हूँ, तो फ्रेंड्स में बुराइयां भी होती हैं, बट अट्रैक्टिव अच्छाइयां ज्यादा होगी तभी तो ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं। बुराइयां देखो सब में होगी ना, तो रिपल्शन सब में होगा, रिपल्सिव फैक्टर सब में होगा, पर अट्रैक्टिव फैक्टर अगर डोमिनेट कर गया तो बॉन्ड बन जाता है। अरे हाँ सही बोल रहा हूँ। तो ऐसा ही होता है ना भाई। तो अट्रैक्टिव फोर्स देखते क्या इसमें ज्यादा है? सुनो मुझे बताओ, क्या न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है और रिपेल? अरे पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल। तो यहाँ तो रिपल्सिव हो गया। ठीक है, बहुत। जब ये बॉन्ड बनाना चाहेगा तो पास आएगा ना, पास आते समय यहाँ रिपल्शन होगा। ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, रिपल्शन हुआ। ये इसको रिपेल करेगा कि नहीं? बट ये इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा? क्या ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा? और ये इसको। तो यहाँ 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस है और 2 ही रिपल्सिव फोर्सेस, इसलिए बॉन्ड बन जाता है। ठीक है ना? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही कहती है। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। और अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं यहाँ पे, और 2 क्या है? रिपल्सिव फोर्सेस। बॉन्ड हाँ, इसलिए बॉन्ड बना कि नहीं? बताओ। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको कि रिपल्शन बिटवीन किसके बीच में रिपल्शन है? बताओ। रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिव पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, है ना? और अट्रैक्शन किसके बीच में? एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन, एक और पॉजिटिव एक और इलेक्ट्रॉन। और इस हाँ, ये पॉजिटिव 1 मान ले, ये इलेक्ट्रॉन 1 मान ले, और फिर पॉजिटिव 1 विद इलेक्ट्रॉन 2 एंड पॉजिटिव 2 विद इलेक्ट्रॉन 1। ये 4 अट्रैक्टिव हो गए, है ना? समझ रहे हो? ये पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 मान लो, ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2, इनमें रिपल्शन होगा आपस में, और अट्रैक्शन के लिए ये 4 कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, नोट कर लो, ये एग्जाम में आएगा। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में बढ़िया बढ़िया लिख देना चाहिए। सर क्वेश्चन बोलो एक बार वापस, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये क्वेश्चन आता है।
आएगी ना, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पे फील्ड है ना। क्लियर हो गया? सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही है? अब सुनो इसका ग्राफ सुनो, इस पे ग्राफ भी बोलेंगे, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस सेपरेशन, एनर्जी वर्सेस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस। सुनो इधर ध्यान से, जब दूर थे, सुनो, जब दूर थे तो क्या था? अट्रैक्शन हो रहा था। अरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं ना, तो दूर दूर से तो क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ। तो अट्रैक्शन हुआ तो देखो दूर से पास आने लगे। सुनो इधर, एनर्जी कम होगी ना, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है। एनर्जी कम होना मतलब स्टेबिलिटी बढ़ना। तो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? जब दूर से पास आए, जब दोनों इनको पकड़ के पास ला रहे हैं ना, तो डिस्टेंस कम हो रहा है कि नहीं? इनके बीच डिस्टेंस कम हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं? अट्रैक्शन के कारण अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रहा है ना, अट्रैक्शन बढ़ता है तो स्टेबल होता है ना मॉलिक्यूल। अरे हाँ यार, तो एनर्जी कम होगी, होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, एकदम पास आ गए। अरे यार तुम लोग एकदम फिल्मी स्टाइल में मत बताओ। देखो एकदम पास आ गए, ठीक है। अब यहाँ लोएस्ट पॉइंट पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सबसे ज्यादा स्टेबल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? खुश है सबसे ज्यादा यहाँ पे, है ना। अब तुमने क्या किया? और पास आने लगे। यहाँ पे मतलब उनकी लाइफ परफेक्ट थी। ये कैसी डिस्टेंस थी? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। क्या थी ये? यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन गया था, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस या इक्विलिब्रियम सेपरेशन। यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बना था। यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गेस्ट होगी ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, यानी कि बॉन्ड एनर्जी भी यहाँ क्या है? मैक्सिमम, है ना। क्लियर हुआ? तो और स्टेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम। पर एनर्जी उसकी खुद की एनर्जी क्या है? मिनिमम। समझ रहे हो? उसका खुद का ओवरऑल एनर्जी क्या है? मिनिमम। तो बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी मैक्सिमम है, बट उसकी खुद की एनर्जी क्या है? मिनिमम। समझ में आया? इस पॉइंट में सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बना। अब क्या हुआ? तुमने क्या किया? और पास आने लगे। क्या होगा बताओ? अब रिपल्शन होगा, ठीक है ना। बोलते हैं ना किसी की स्पेस में बहुत ज्यादा नहीं एंटर करना चाहिए, तो नफरत बढ़ती है। तो बहुत ज्यादा स्पेस में एंटर किया, क्या हुआ? उसके क्या हुआ? दोनों रिपल्शन होने लगा ना। अब बोले हमने हटो, दूर हटो, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ठीक है। तो ये चीज है, ज्यादा जान जाओ तो क्या होता है? नफरत होने लगती है, वही चीज है। तो ये नफरत पास आए पहले, यहाँ पे सबसे ज्यादा खुश थे, आए ना, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा थी, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस सेपरेशन था, ये सबसे अच्छा था। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन एक्चुअली हुआ, प्रॉपर बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। यहाँ पे क्या हुआ? इस पॉइंट पे प्रॉपर फॉर्मेशन। इसके आगे दिक्कत होने लगी, एनर्जी बढ़ने लगी और ऐसे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाओगे, ठीक है। एनर्जी बढ़ी मतलब अनस्टेबल हो रहा है ना, जितना और पास लाओगे तो अनस्टेबल हो रहा है। अरे एक लिमिट के बाद लेट नोट करो, ये स्टार्ट हो गया जल्दी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यही सब है, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ग्राफ समझ में आ गया? क्यों रो रहे हो भाई? सही है, समझ में आया? हाँ सही हो गया। तो एनर्जी वर्सेस सेपरेशन का ग्राफ हो गया, हमने बता दिया। इस पॉइंट पे वो बॉन्ड बन चुका था बढ़िया, ये वाला प्रॉपर स्टेबलाइज बॉन्ड इस पॉइंट पे था। इसके आगे और अंदर जाने लगे तो एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी घटेगी, हाँ या ना? क्यों? और अंदर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एंटर करेगा तो और रिपल्शन। अरे न्यूक्लियस और रिपल्शन। इस बैच को पढ़ाना बड़ा डेंजरस है। छोड़ दे क्या बैच ले आओ कोई टीचर नहीं। क्या बोल रहा है? क्या कह रहा है? आगे को फीमेल टीचर क्या साउंड को चाहिए सर टीचर। तुम्हें चाहिए? मैं को नहीं, किसको चाहिए? इसको अभी ले अभी ले आ, तो कर दो अभी ले आए तुम्हारे लिए। हाँ? अबे कोई खिलौना थोड़ी ना है यार, कि चाहिए तो मिल ले आओ जाके, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज ओवर। अब लिखो लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाँ बोलो, बोलो क्या हो गया? क्या हो गया? खत्म? अरे बस लिमिटेशंस लिख के खत्म है? थक गए हो क्या? क्या बोल
अभी कहा बोल रहे मैं बोल रहा हूँ सॉरी काल Limitations of valence bond theory. It could not explain magnetic properties. Yeah, so bonding in electron deficient compounds. Bonding in electron deficient compounds. ऐसे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है उनमें बॉन्डिंग कैसे होगी वो नहीं समझा पा रहा था। और दूसरा मतलब लिमिटेशन मतलब कुड नॉट एक्सप्लेन, हाँ यहाँ पे लिख लेना कुड नॉट एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सम कंपाउंड्स, है ना, एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सम कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज मतलब डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ये सब नहीं बता पा रहा था। Of some compounds, and it could not predict shape of molecule, exact shape of some molecules. Could not predict exact shape of some molecules, ठीक है ना? अरे हाँ यार, हाँ सर as it couldn't take into account the lone pairs and bond pairs into consideration. Lone pair into consideration. Lone pair into consideration. Consideration. ठीक है ना? lone pair and bond Bond pairs. जो repulsion है, it could not take into account lone pair, bond pair, repulsion लिख लेना. Into consideration. ठीक है ना, नोट कर